This is the super lecture number 5, or in this super lecture we will be covering the human respiratory system, the lymphatic system of human body, and the immune system. ठीक है. अच्छा, स्टार्टिंग विद द रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमने डिस्कस किया था जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक दी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक जिसमें हमारे पास नेजल कैविटी फेरिंक्स आ जाता है. अच्छा, यहाँ पे ना आप जब नेट पे सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी. आपको कुछ में मिलेगा कि लैरिंक्स जो है वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में, और कुछ में आपको लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में मिलेगा. तो लैरिंक्स को आप लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में ही फिलहाल रखो. ठीक है. लैरिंक्स बेसिकली एक बॉर्डर लाइन में आता है ना, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में. बट एट दिस लेवल आप इसको लैरिंग्स को लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में ही रखो. अच्छा, स्टार्टिंग विद द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक हमारे पास एयर एंटर होती है विद द हेल्प ऑफ नोज़, जो कि एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में. ह्यूमन नोज़ हमारे पास कंपोज होती है बोन्स, कार्टिलेज और फैटी टिश्यूज. ठीक है. अब नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर में क्या होना है, इंटर होना है. नॉस्ट्रल्स हमारे पास सब डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट में विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम. ठीक है. अच्छा, अब ह्यूमन ये नोज़ का और नेजल कैविटी का जो डिफरेंट फंक्शन हमने डिस्कस किए थे, तो हमने ये कहा था कि नोज़ में हमारे पास हेयर्स होते हैं, हमारे पास म्यूकस होता है, हमारे पास सीलिया सेल्स होते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं बॉडी के लिए, और हार्मफुल पैथोजन, डस्ट पार्टिकल्स और जो बाकी पार्टिकल्स होते हैं जिसको बॉडी के अंदर नहीं इंटर होना होता, उसको क्या कर लेते हैं, ये यहीं पर रोक लेते हैं ताकि बॉडी के अंदर वो ना इंटर हो. फिर हमारे पास अगेन ये हमारी जो लेयर है उन सबको मॉइस्ट भी करते हैं. इनकमिंग एयर को उसने मॉइस्ट करना होता है क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस होता है ना, मॉइस्ट करके उसका टेम्परेचर क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं. और इसकी मदद से ये बॉडी का टेम्परेचर यहीं पे तो नहीं, बट जैसे ही वो ट्रैकिया में एंटर होता है तो बॉडी के उस एयर इनकमिंग एयर का टेम्परेचर नियरली इक्वल हो जाता है बॉडी के टेम्परेचर के अराउंड, जो कि अराउंड 30 डिग्री. अच्छा, नेज़ल कैविटी में एक इम्पॉर्टेंट बात जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये लिखी हुई है, बुक्स में लिखी हुई है कि नेज़ल कैविटी में विद द हेल्प ऑफ बोन्स 3 पैसेज वेज हैं. अब यहाँ पे इस डायग्राम में चेक कर लो. यहाँ पे देखो, बेसिकली ना नेज़ल कैविटी में जो बोन्स होती हैं ना वो एक कर्व स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हैं जिसकी वजह से 3 पैसेज वेज बन जाते हैं. ये देखो यहाँ पे, ये नज़र आ रहे हैं ना, उसने बुक में यही लिखा हुआ है 3 पैसेज वेज इन द नेज़ल कैविटी. इसमें जो इसको कहते हैं हम टर्बिनेट्स, इसमें हमारे पास सुपीरियर टर्बिनेट आ जाता है, मिडल और इन्फीरियर. ठीक. अच्छा, अब इसके बाद हमने जो नेज़ल कैविटी में जो इंपॉर्टेंट बातें जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या थी, हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में डिस्कस किया था. ऑल्फैक्टरी रीजन हमारे पास कहाँ पे लोकेट होता है, एट द रूफ ऑफ नेज़ल कैविटी. हमारे नेज़ल कैविटी के रूफ में ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो कि स्मेल के रिसेप्टर्स है ना. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमने बात की थी वो ये क्या थी, सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम होता है और इसके पास गॉबलेट सेल्स के साथ. अच्छा, आपकी बुक में लिखा हुआ है सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम. सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम का ही दूसरा नाम है सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना. और यहाँ पे जो हमारे पास ह्यूमन ट्रैकी है उसमें गॉबलेट सेल्स भी होते हैं और हमारे पास सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम सेल्स भी होते हैं. ठीक है, ये दोनों बातें या दोनों तरह के सेल्स होते हैं. तो एमसीक्यूज़ में आ जाए तो दोनों टाइप्स के सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स भी हमारे पास होते हैं और कोलमनार एपिथेलियम सेल्स भी होते हैं जो कि सीलिया इलोंगेटेड सेल्स विद सीलिया ऑन द सरफेस. फिर हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में फेरिंग्स आ जाता है. फेरिंग्स क्या था, एक कोन शेव पैसेज वेज था. ठीक है, जो कि फेरिंग्स हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है, हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी. फेरिंग्स को हमने कन्वेंशनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लाइरोफेरिंग्स. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एयर नॉस्ट्रल्स के थ्रू इंटर होके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, फिर यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं. जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स नेजल कैविटी से नेजोफेरिंग्स तक एयर को मूव करवाते हैं. इंटरनल नॉस्ट्रल से नेजोफेरिंग्स और फिर हमारे पास ट्रैकिया के अंदर एयर चली जाती है. यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाता है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक. लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक लैरिंग्स सबसे पहले. लैरिंग्स एक हमारे पास कंपोज होता है मसल्स से और कार्टिलेज से.
एक इंपॉर्टेंट कार्टिलेज जो लैरिंग्स में होता है वो होता है एपिग्लॉटिक्स। तो एपिग्लॉटिक्स इज द पार्ट ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से भी इसको रिलेट कर लेते हैं। ड्यूरिंग स्वेलविंग द लैरिंग्स इज रेज्ड एंड एपिग्लॉटिक्स इज प्रेस्ड डाउनवर्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फूड को रोकता है कि वो रिस्पायरेटरी ट्रैकिया के अंदर, विंड पाइप के अंदर एंटर ना हो। अच्छा, उसके बाद हमने बात यहाँ पे आप स्ट्रक्चर जब देख रहे होते हो ना, स्ट्रक्चर में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात नज़र आती है थायराइड कार्टिलेज की। थायराइड कार्टिलेज हमारे पास लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है लैरिंग्स का, ठीक है। लेकिन ये थायराइड ग्लैंड का ये पार्ट है। तो फिर थायराइड ग्लैंड हमारे पास जो होता है ना, थायराइड ग्लैंड, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि थायराइड ग्लैंड लैरिंग्स का पार्ट है। तो थायराइड ग्लैंड हमारे पास लैरिंग्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज हाँ होता है लैरिंग्स के पार्ट में, जो कि लार्जेस्ट कार्टिलेज है लैरिंग्स का। लेकिन थायराइड ग्लैंड जो होता है वो लैरिंग्स का पार्ट नहीं है, ये नियर द लैरिंग्स लोकेट होता है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक हो गया। यहाँ पे लैरिंग्स में जो अगली इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है वोकल कॉर्ड्स की। लोग वोकल कॉर्ड में, हमने बच्चे के कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये होते हैं कि भाई वोकल कॉर्ड में लिखा हुआ है कि लैरिंग्स में हमारे पास 2 फिब्रस बैंड्स हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में, ये तो रियल है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये 2 फिब्रस जो है ना कॉर्ड्स, इन्हीं को कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स में हमारे पास 2 फिब्रस कॉर्ड्स मतलब के, या 2 वोकल कॉर्ड्स, दोनों सेम मतलब है। एक वोकल कॉर्ड हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है हमारे पास फंक्शनल, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लैरिंग्स की बात कर ही रहे हैं, तो लैरिंग्स में हमारे पास एक और कार्टिलेज होता है जिसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। एडम्स एप्पल जो होता है मेल्स में ज़्यादा डेवलप्ड होता है। मेल्स में आपने देखा होगा एक बाहर एक ट्रायंगुलर, उनके नेक में ट्रायंगुलर शेप्ड एक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा होता है, उसको कहते हैं एडम्स एप्पल। ये हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से निकलता है मेल्स में, जिसकी मेल्स की वजह से क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। और ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। टेस्टोस्टेरोन हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में। अच्छा, दी ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स हमने क्या नाम दे दिया था, ग्लॉटिक्स का, जो कि लाइन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। उसके बाद एयर हमारे पास एंटर हो जाती है जी। अच्छा, एक एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगेन केमिकल कोऑर्डिनेशन में आई थिंक हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं हम, फिर भी विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन। तो हमारे पास वो कौन सा एरिया था ब्रेन का, ब्रोको एरिया। तो ये ब्रेन से रिलेटेड एमसीक्यूज हमने पहले वाला डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एयर एंटर हो जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया हमारे पास कहाँ पर मौजूद होता है, इस वेंट्रल, मतलब कि इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस। यहाँ पे आप डायग्राम में चेक कर सकते हो, इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस ट्रैकिया मौजूद है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर रेंज इन अडल्ट। और ईसोफेगस की लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें रिलेट कर लेना। 25 सेंटीमीटर और ईसोफेगस में इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ईसोफेगस की लेंथ डाइजेस्टिव सिस्टम की कौन से पार्ट्स के लेंथ के बराबर है, तो वो कौन सी था, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की लेंथ भी कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर हमारे पास ट्रैकिया में आ जाते हैं सी शेप कार्टिलेज, जो कि हेलन कार्टिलेज प्राइमरी मौजूद होता है। और ये कार्टिलेज कितने होते हैं, 15 से 20 कार्टिलेज मौजूद होते हैं ना। अब ये देखो ना, यहाँ पे ये कार्टिलेज जो हैं, कार्टिलेज की वजह से हमारे पास जो ट्रैकिया है वो ओपन है, जबकि ईसोफेगस में कार्टिलेज नहीं है, जिसकी वजह से ये ईसोफेगस क्या है, क्लोज है। अब एयर ने जब मूव होना है ना, तो एयर की मूवमेंट के लिए जाहिर सी बात है अब ट्रैकिया का ओपन होना ज़रूरी है। ट्रैकिया ओपन नहीं हो रहेगा तो हमारे पास एयर जो है वो इजीली मूव नहीं हो पाएगी लंग्स में ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया के बाद आ जाता है हमारे पास लंग्स। हमने डिस्कस किया था प्राइमरी ब्रोंका जिसमें कार्टिलेज होते हैं। फिर हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंका है। सेकेंडरी ब्रोंका में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या थी कि राइट लंग में हमारे पास 3 ब्रांचेस जाती हैं, क्योंकि राइट लंग हमारे पास बड़ा है ना। राइट लंग में हमारे पास 3 लूब्स आती हैं ना, सुपीरियर, मीडियन और इंफीरियर, जबकि लेफ्ट लंग में हमारे पास सिर्फ 2 लूब्स होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। अच्छा, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद हमारे पास आ जाते हैं टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स। सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई में हमारे पास कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं,
सी शेप कार्टिलेज नहीं होता। और ब्रोंकियोल्स में हमारे पास कोई कार्टिलेज नहीं होता है, बस स्मूथ मसल्स होते हैं जो उनकी लेंथ कितनी, डायमीटर कितना होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर। ब्रोंकियोल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स से हमारे पास एल्वियोलर डक, फिर हमारे पास आ जाते हैं एल्वियोलर। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो यही थी कि रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक और एल्वियोलर ये हमारे पास मिल के बना देते हैं एयर सैक को हम कहते हैं। एयर सैक हम इन तीन स्ट्रक्चर्स को मिला कर कहते हैं। और हमारे पास ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है लंग्स का। और स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे पास लंग का क्या है, वो है हमारे पास है एल्वियोलर। सो एमसीक्यूज आ जाए कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है हमारे पास, तो स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे पास एल्वियोलर। यहाँ पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो आ जाती है प्लूरल मेम्ब्रेन की। प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड, जो कि लीकेज ऑफ द एयर को क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि लंग से कोई एयर क्या हो, लीक ना हो, बाहर ना निकल जाए ना, थोड़ा ऐसे कैविटी में ना आ जाए। उसके बाद इंटरकोस्टल मसल्स में बात आ जाती है। इंटरकोस्टल मसल्स में हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों आपस में डायगोनली ओरिएंटेड। अब फेडरल की बुक में लिखी हुई है डायगोनली। अब डायगोनली का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे हैं ये दोनों मसल्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल। अब वो एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, ठीक हो गया। तो डायगोनली का जो उसमें वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि ये दोनों मसल्स कोई ना कोई एंगल पे ओरिएंटेड, वो एंगल क्या है, 90। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स दोनों आपस में ओरिएंट किस तरीके से होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू आ जाए तो ये बात भी याद रखनी है। दूसरी एल्वियोलाई के, फिर अब हमारे पास एयर जब आ जाती है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में हमारे पास, अच्छा लंग्स में ना, लंग्स हमारे पास कौन से मसल से मिल होते हैं, मेड अप स्मूथ मसल से, ठीक है। डायफ्राम हमारे पास स्केलेटल मसल्स से मिलकर बना होता है। हमने बात की थी कि हमारे बॉडी में दो तरह के स्केलेटल मसल्स हैं जो फटीक लेस हैं, जिनके पास फटीक उनको नहीं आती। वो हमारे पास कौन से थे, हमारे पास टंग के मसल जो कि स्केलेटल मसल हैं, और हमारे पास डायफ्राम, ये दोनों कौन से हैं, फटीक लेस, ठीक हो गया। आप जुबान जितना मर्जी बोलते रहो, आपकी ज़ुबान नहीं थकती, आप जितना मर्जी सांस लेते हो, और आपका डायफ्राम जो है वो कभी भी फटीक में नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास एल्वियोलाई में हमारे पास इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है वो ये थी कि भाई एल्वियोलाई में हमारे पास दो टाइप के, जो एक 1 सेल थिक होता है उसकी वॉल्स, और वहाँ पे हमारे पास सेल्स दो होते हैं, टाइप 1 सेल्स एंड टाइप 2 सेल्स, टाइप 1 सेल्स, टाइप 2 सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। ये तीन टाइप से हमारे पास सेल्स एल्वियोलाई के वॉल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जिसमें जो टाइप 2 के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, सरफेक्टेंट, एक लिपोप्रोटीन की सेक्रीशन को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सरफेक्टेंट भाई लिखा हुआ है कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है और लंग को कोलैप्स करने में नहीं देता। कोलैप्स अगर सरफेक्टेंट ना रिलीज हो सफिशेंट तो लंग्स का आ जाते हैं, कोलैप्स कर जाता है। यहाँ पे सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन की बात आ जाती है। सरफेस टेंशन पता है क्या है, अब ये देखो यहाँ पे एक वाटर का ड्रॉपलेट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देखो जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना, अब हमने केमिस्ट्री में बात की थी, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल यहाँ से भी अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से भी अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, हर तरह से हो रहा है ना। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स वाटर के मौजूद है वो यहाँ से अट्रैक्ट कोई भी नहीं कर रहा उन्हें, ना यहाँ से कर रहा है, वो अंदर से तो अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन बाहर से उन्हें कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब बाहर से उन्हें कोई जब अट्रैक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और अंदर की तरफ क्या हो रहे हैं, एक शेप में आ रहे हैं। जो वाटर की स्फेरिकल शेप होती है ना, वाटर ड्रॉपलेट की स्फेरिकल शेप, वो सरफेस टेंशन की वजह से ही होती है, क्योंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं उनकी बाहर से उन्हें कोई फोर्स कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं कर रहा कि वो बाहर की तरफ मिले, तो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर शेप में आ जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं वो जो टेंशन लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं अंदर की तरफ, ठीक हो गया। अच्छा, अब एल्वियोलाई में आ जाओ। अब एल्वियोलाई में हमारे पास अगर तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, सरफेस टेंशन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एल्वियोलाई को बंद करेगा, एल्वियोलाई को क्या करेगा, बंद करेगा, और इसको कह देंगे कोलैप्स्ड एल्वियोलाई। यहाँ पे डायग्राम में चेक कर सकते हो,
कोलैप्स एल्वियोलाई का मतलब है कि एल्वियोलाई क्या हो गए, सिकुड़ गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, बंद हो गए, उनके सरफेस एरिया कम हो गए। अगर तो लिप पर सरफेस टेंशन क्या करता है, इस सरफेस टेंशन को क्या करता है, लोअर करता है, जिसकी वजह से लंग को कोलैप्स करने से वो बचाता है और एल्वियोलाई को क्लोज होने नहीं देता, ओपन ही रखता है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया था, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ पे हम दोबारा से देख लेते हैं एक ओवरव्यू। ट्रैकिया कहाँ से, ट्रैकिया की लाइनिंग कौन सी होती है, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, जिसका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था, सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। एल्वियोलाई की हमारे पास लाइनिंग कौन सी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है क्या, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि डिफरेंस में आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब इनके दरम्यान में डिफरेंस क्यों होता है, तो सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम जो है ना, ये डिज़ाइन ही इस तरीके से होता है कि ये प्रोटेक्शन करे और फिल्ट्रेशन करे एयरवेज की, क्योंकि इसके पास सीलियस भी हमारे पास होते हैं, इसके बाद म्यूकस प्रोटेक्शन भी होती है गॉलब्लैडर सेल्स की। तो ये क्या करता है, डेब्री होता है उसको मूव भी करता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको अब्जॉर्ब भी करता है। जबकि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, वो अल्लाह ताला ने उसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि वो क्या करेगा, क्योंकि एक्सट्रीमली थिन होता है, जिसकी वजह से एफिशिएंट गैस एक्सचेंज हो सकेगी, और इसी वजह से हमारे पास एल्वियोलाई में क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम नहीं होता। अल्लाह ताला ने एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी को एक एक्सट्रीमली परफेक्ट डिज़ाइन किया है ना। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास ए लेवल्स की बुक का टेबल बना हुआ था, इसे आप देख लेना, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आपको कहाँ पे गॉबलेट सेल्स, स्मूथ मसल्स, सीलिया, कार्टिलेज मौजूद हैं, वो आपको मिल जाएंगे, एक टेबल के थ्रू समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे 3 कैविटीज़ आ जाती हैं, बॉडी में डिफरेंट कैविटीज़ मौजूद है ना। 3 कैविटीज़ के दरम्यान में जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो होती हैं, एक होती है प्लूरल कैविटी जो कि विद इन द थोरेसिक कैविटी, जो कि सराउंड कर रही होती है ईच लंग को। ठीक हो गया। पेरिकार्डियल कैविटी वो वाली कैविटी जो कि विद इन द थोरेसिक कैविटी होती है और हार्ट को सराउंड कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास हार्ट आ जाता है। पेरिटोनियल कैविटी जो कि एब्डोमिनल कैविटी भी जिसको कहते हैं, इसमें हमारे पास एब्डोमिनल ऑर्गन्स आ जाते हैं, और इन तीनों कैविटीज़ में हमारे पास फ्लूइड होता है। फॉर एग्जांपल जो प्लूरल कैविटी में होगा उसको कह देंगे प्लूरल फ्लोर, जो हार्ट को दरमियान होगा पेरिकार्डियल कैविटी में जो होगा उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड, और पेरिटोनियल कैविटी में होगा उसको कह देंगे पेरिटोनियल फ्लूइड। तो ये तीनों कैविटी को कि पी से शुरू हो रही हैं, तो एक साइड में नोट में लिख लेना ताकि कंफ्यूज ना हो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ब्रीदिंग में, वो आता है इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग और वॉलेंट्री ब्रीदिंग। देखो हमारी बॉडी में जो है ना ब्रीदिंग, वो ओवरऑल इनवॉलेंट्री ही है। ठीक है, ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक पैसिव प्रोसेस है, और ये ब्रीदिंग ओवरऑल हमारे पास क्या है, इनवॉलेंट्री। लेकिन अब जाहिर सी बात है वॉलेंट्री कब होती है, हम सांस रोक भी सकते हैं, और लेकिन जब सांस रोकते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम आता है कि उसके बाद हमें सांस लेनी ही पड़ती है, हमें कंटिन्यू ही करनी पड़ती है, हम उसके बाद नहीं रोक सकते उसे। तो कॉन्शियस ब्रीदिंग या वॉलेंट्री ब्रीदिंग को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और जो इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है वो हमारे पास आती है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हमने ब्रेन के चैप्टर में इसको डिस्कस किया था, यहाँ पर मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को, और इन दोनों को जो पॉन्स और या फिर तो होता है ना मिड ब्रेन या लिम्बिक सिस्टम, वो इसको असिस्ट करता है। मेन काम हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही होता है। मेडुला में हमने डिस्कस किया था कि मेडुला के 2 पार्ट होते हैं, वेंट्रल जो कि इंस्पायरेटरी सेंटर होता है, और डोर्सोलेटरल जो कि एक्सपायरेटरी सेंटर होता है। ठीक हो गया। तो इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग जो ऑटोनॉमिक सिस्टम इज प्राइमरी कंट्रोल्ड बाय ब्रेन स्टेम, वॉलेंट्री ब्रीदिंग इज वॉलेंट्री बाय द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। लेकिन अब याद रखना है ये बात, ब्रीदिंग हमारे पास ओवरऑल क्या है, इनवॉलेंट्री ही है। अब ब्रीदिंग के बारे में या रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इसको भी अलग से नोट कर लेना, किस किस में कुटेनियस रेस्पिरेशन है, किस किस में हमारे पास पल्मोनरी मतलब कि विद द हेल्प ऑफ लंग्स, कुटेनियस विद द हेल्प ऑफ स्किन, ब्रेंकियल जिसके विद द हेल्प ऑफ दिस गिल्स, और ट्रेकियल विद द हेल्प ऑफ ट्रेकियल ट्यूब्स, और बक्कल रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ बक्कल कैविटी या फिर तो माउथ। यहीं तक बहुत है। और स्टोमेटल रेस्पिरेशन भी कर लेना, स्टोमेटल विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। बाकी ये 3 जो हैं वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि सिलेबस में हमारे पास ये नहीं है। ठीक है।
तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस, मैमल्स, बर्ड्स, कुटेनियस, फ्रॉग्स, अर्थवर्म्स, कुछ एम्फीबियंस, ब्रांकियल जैसे कि फिश या एम्फीबियंस, फ्रॉग का लार्वल स्टेज। यहाँ पर ट्रेकियल में पास आ जाता है इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स, इसको इंसेक्ट्स में हमने डिस्कस किया था ना, उसमें इन कॉकरोच। फिर हमारे पास आ जाता है ब्रेंकियल, बक्कल कैविटी, बक्कल रिस्पायरेशन हमारे पास फिश, कुछ एम्फीबियंस में। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, वैसे मैं नॉलेज बैंक ग्रुप में भेज दूंगा, तो इसको नोट्स में इंक्लूड कर लेना। अब हमारे पास आ जाता है लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस का। ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, किस तरीके से क्या कौन रोल प्ले करता है अपना। वी आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू द डिटेल अगेन, लेकिन जो मेन जो वजह होती है कि गैसेस एक्सचेंज होती है वो क्या होती है, डिफरेंस इन दी पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो कितना है, अराउंड 104, लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी में जो पार्शियल का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो कितना है, 40। अब डिफरेंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर आ गया तो क्या हो गया, एयर फिर क्या हो गया, हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगी, बाइंड करेगी और ये फैसिलिटेट करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। लेकिन जब टिश्यूज़ में बात आ जाती है, टिश्यूज़ में देखो, टिश्यूज़ में अब हमारे पास जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर हमारे पास कितना है, पार्शियल प्रेशर 95, लेकिन जो टिश्यूज़ वगैरह हैं वहाँ पे हमारे पास पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है, ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज़ होती है। अब ये सारे के सारे प्रोसेस को ना दो साइंटिस्ट जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी, जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होता है। तो सबसे पहले आ जाता है बोहर इफेक्ट, फिर हमारे पास आ जाता है हेल्डेन इफेक्ट। बोहर इफेक्ट, हाँ जी, वही वाला साइंटिस्ट जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। बोहर ने क्या कहा था, जब टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी बातें मेटाबॉलिक रिएक्शन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे और फिर उसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन आइंस भी क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं, मतलब कि एसिडिटी होती है ज़्यादा। अब एसिडिटी होती है जिसकी वजह से पीएच क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेस और ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड रेडिली टू द टिश्यूज़। ऑक्सीजन किस तरीके से ब्लड से हीमोग्लोबिन की तरफ जाती है, तो ये एक्सप्लेन किसने किया था, बोहर ने, विद द हेल्प ऑफ हिज बोहर इफेक्ट। फिर हमारे पास आ जाता है हेल्डेन। हेल्डेन इफेक्ट क्या करता है, डिस्क्राइब हाउ ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसने क्या कहता है, लंग्स में वेर ऑक्सीजन इज अबंडेंट, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का जाहिर सी बात है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन एंड दिस प्रमोट द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बाइंड करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी फ्रॉम हीमोग्लोबिन वेर इट इज़ बाउंड टू कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन। ये दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरी लास्ट जो आ जाती है इन्फॉर्मेशन, वो हमारे पास आ जाती है कि ब्लड अपनी पीएच को किस तरह मेंटेन करता है, या फिर तो केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, जो पीएच जो है ब्लड की वो नैरो रेंज में आती है 7.3 से 7.45 तक। तो पीएच अपनी बफर किस तरीके से मेंटेन करता है, पीएच एक्ट एज अ बफर। तो ये होता है इस तरीके से, ये हमारे पास, इसमें हमारे पास आते हैं लंग्स और किडनीज, और इसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं वो बाइकार्बोनेट आयंस और कार्बन डाइऑक्साइड प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, अगर तो ब्लड जा रहा है हमारे पास ज़्यादा अल्कलाइन पीएच की तरफ, ज़्यादा अल्कलाइन हो रहा है, पीएच इंक्रीज़ कर रही है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है हमारे पास, जिसकी वजह से बन जाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या है, हाइड्रोजन आयन डोनेटर। कार्बन या हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से पीएच क्या हो जाएगी, दोबारा से अब बढ़ रही है, क्या होगी, फिर कम होगी और नैरो रेंज में रहेगी। अब पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पीएच डिक्रीज़ हो रही है, एसिडिक की तरफ जा रही है, तब क्या होगा, तब उल्टा प्रोसेस होगा। किडनीज क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन को रिजर्व करेगा, ज़्यादा रिमूव नहीं करेगा। बाइकार्बोनेट का आयन क्या करेंगे, फिर हाइड्रोजन आयन, उन जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स है उसके साथ क्या करेंगे, मिलेंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड पे टूटेगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जिसकी वजह से पीएच दोबारा से क्या होगी, कम होना स्टार्ट हो जाए, पीएच एसिडिक की तरफ थी, थोड़ी अल्कलाइन की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से नैरो रेंज में ही रहेगी। तो इन दिस वे द पीएच ऑफ द ब्लड
इज़ मेंटेन्ड विद इन अ नैरो रेंज 7.35 से लेके 7.45। जाहिर सी बात है अगर पीएच ज़्यादा हो जाए तो ह्यूमन की डेथ हो सकती है। अब अगेन पीछे से बहुत सारी चीज़ें हमने रिवाइज़ की पीछे से इससे रिलेटेड हमने किडनी में पढ़ा था। किडनी हमारे पास तीन हार्मोन्स जो रिलीज़ करता है, उनमें हमारे पास आ जाता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जब हाई एल्टीट्यूड पर जाता है ना बंदा, जब आप पहाड़ चढ़ रहे होते हो या फिर तो कराची से जाओ मरी वाली साइड पे, अब वहाँ पे मरी में क्या है, ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है या ट्रिगर होता है, ये स्टिमुलस होता है। हाई एल्टीट्यूड इज द स्टिमुलस फॉर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, रिलीज होता है। अब एरिथ्रोपोइटिन का जो मेन काम था वो क्या था हमारे पास, एरिथ्रोपोइसिस, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा। अब रेड ब्लड सेल्स की जब प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाएगा ना, जिसकी वजह से हमें सिकनेस होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा पहाड़ चढ़े हो तो आपको सिकनेस होती है, तो सिकनेस जो होती है वो इसी एरिथ्रोपोइटिन के जो एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है इसकी वजह से होती है। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स क्या हो रहे होते हैं, ज़्यादा रिलीज हो रहे होते हैं। ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा बॉडी में, ज़्यादा डिलीवर होगा। अब लास्ट पास जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इनहेल ब्रीदिंग इज ओवरऑल अ पैसिव प्रोसेस, लेकिन अब इनहेलेशन एक्सहेलेशन में, इनहेलेशन हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है। हमारे पास जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, जबकि एक्सहेलेशन हमारे पास एक पैसिव प्रोसेस है। इसकी एग्जांपल अब ऐसे ले लो ना, जब आप बोल रहे होते हो तो आपकी जो एक्सहेल आप कर रहे होते लेकिन इनहेल नहीं कर रहे होते। देखिए, जब आप बोल रहे होते हो तो आपने नोटिस करना है कि आप एक्सहेल करोगे लेकिन इनहेल नहीं करोगे। इनहेल आप तभी करोगे जब आपका जो डायफ्राम है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो इनहेलेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, जबकि एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। जब आप बोल रहे होते हो तब एक्सहेल कर रहे होते हो, लेकिन जब आप इनहेल करना है तो जब अब इनहेल करना है तब आप बोल नहीं सकते, ठीक है। अब इनहेलेशन, अब बोलने वाली बात आई गई है तो स्वेलिंग में आपने याद रखना, जब आप चीज़ें खा रहे होते हो तब आप ब्रीद नहीं करते, ठीक है। जब आप कोई चीज़ खाओगे तो आप ब्रीदिंग नहीं कर रहे होते। अच्छा, ये हमारे पास था सारा का सारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने वैसे तो जो पिगमेंट्स थे उसके बारे में भी डिस्कस किया था, बट दिस इज़ अ सुपर लेक्चर, तो हम डिटेल में उसकी नहीं जा रहे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द मैन। लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द मैन के बारे में ना हमने कुछ बातें हैं जो हमने पहले से पढ़ी हुई हैं। कुछ ऑर्गन्स हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जो हमने पहले से डिस्कस किए हुए हैं, तो पहले मैं चाहता हूँ उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। फॉर एग्जांपल, हमने पियर्स पैचेस के बारे में एमसीक्यूज किए थे आज सेक्शन में भी। पियर्स पैचेस क्या थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो कि इम्यून सर्विलेंस करते थे। अब लिम्फॉइड ऑर्गन का हमने यहाँ पे हम पढ़ेंगे ना, यही काम होता है कि ब्लड लिम्फ को फिल्टर करना है, जो पैथोजेंस हैं उनको किल करना है। फिर हमने अपेंडिक्स को भी डिस्कस किया था एज अ लिम्फॉइड ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे। अच्छा, एडिनॉइड और टॉन्सिल्स, शायद ये एमसीक्यूज हमने आज सेक्शन में इससे रिलेटेड ना किए हों, लेकिन एडिनॉइड और टॉन्सिल्स भी हमारे पास क्या हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास पार्ट होते हैं वेल्डर्स रिंग के। ये यहाँ पे अगर छोटे से पीछे से डायग्राम में चेक नहीं होगी, अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं रिंग, ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये एज अ रिंग मौजूद होते हैं, इसको कहते हैं वेल्डर्स रिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास, इसमें हमारे पास पहले आ जाता है, एक हमारे पास आ जाता है एडिनॉइड, और फिर हमारे पास दूसरा जो ऑर्गन आ जाता है वो आता है टॉन्सिल्स आ जाता है। क्योंकि ये एज अ रिंग मौजूद होते हैं इसलिए हम उसको रिंग शेप या वेल्डर्स रिंग का नाम दे देते हैं, जो कि अगेन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्पिरेटरी इम्यून सिस्टम के डिफेंस में, कि पैथोजेंस को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, उनको किल करेगा, और हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्सेज को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। वैसे अब हमने सारा का सारा डिस्कस करना है, लिम्फॉइड सिस्टम को एक ओवरव्यू करते हैं। लिम्फॉइड सिस्टम में हमारे पास पहले आता है लिम्फ, जो कि लिम्फ हमारे पास वही फ्लूइड है, जो कि फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, हमारे पास टिश्यूज़ में मौजूद होता है। जब ब्लड कैपिलरी से आ रहा होता है ना, ब्लड आ रहा होता है, तो ब्लड क्या होता है, टिश्यूज़ में लीक हो जाता है, छोटे छोटे
पैचेस होते हैं, समझ लो होल्स होते हैं कैपिलरीज में, जिसकी ऐसे ब्लड कहाँ जाएगा अब टिश्यूज़ में। अब वो टिश्यूज़ में जो होता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे पास लिम्फ कैपिलरीज के अंदर चला जाता है तो उसको कह देते हैं हम लिम्फ। ठीक है, इसकी कंपोजिशन हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कर लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम और हमारे पास जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उन दोनों में डिफरेंस। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स, जबकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का हमारे पास मेन फंक्शन क्या होता है, उसने न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट की सर्कुलेशन करवानी। इसमें हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास आ जाते हैं लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन वगैरह वगैरह ऑर्गन्स हमारे। ब्लड में हमारे पास हार्ट, कैपिलरी, डिफरेंट ब्लड वेसल्स। सर्कुलेशन में हमारे पास याद रखना है, MCQ आ सकता है, ये वन वे और पैसिव होता है, जबकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज और पंप ड्रिवन मतलब कि एक्टिव होता है। और ये हमारे पास इसमें कोई सेंट्रल पंप नहीं है, जबकि यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पंप होता है हमारे पास, जो क्या होता है हार्ट। स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, लेकिन फ्लूइड में हमारे पास याद रखना है, लिम्फ में हमारे पास कोई RBCs नहीं होते। ठीक है, इसलिए बुक में नाम लिखा हुआ है कि लिम्फ जो फ्लूइड का कलर होता है वो पेल टाइप होता है। ठीक है, ब्लड का कलर हमारे पास रेडिश होता है, लेकिन क्योंकि ब्लड में रेडिश कलर किस वजह से होता है, RBCs की वजह से, रेड ब्लड सेल्स की वजह से। अब लिम्फ में जब RBCs ही नहीं होंगे तो लिम्फ का कलर रेड नहीं होगा, तो लिम्फ का कलर हमारे पास क्या होता है, पेल टाइप होता है। बुक फेडल की बुक में लाइन लिखी हुई है, तो इसका ये मतलब है, क्योंकि लिम्फ में हमारे पास RBCs नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स रिच और हमारे पास प्रोटीन्स भी होती हैं, फैट्स भी होती हैं। रेड ब्लड सेल्स ना बेसिकली क्योंकि बड़े होते हैं ना, उनका साइज़ ज़्यादा होता है। रेड ब्लड सेल्स का जो हमने साइज़ पढ़ा था वो कितना था, हमने जो PTB की बुक में भी लिखा हुआ है, रेड ब्लड सेल्स का साइज़ कितना है, 8 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर होता है। अब 8 माइक्रोमीटर के डायमीटर है हमारे पास, एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल का डायमीटर इतना ज़्यादा है, तो वो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या कैपिलरी से रेड ब्लड सेल्स बाहर निकल ही नहीं सकते। वो छोटे छोटे वॉल्स होते हैं ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उससे बस वाइट ब्लड सेल्स निकलेंगे, कुछ प्रोटीन्स निकल आएंगी, कुछ और न्यूट्रिएंट्स निकल आएंगे, वाटर निकल आएगा। लेकिन जो वाइट रेड ब्लड सेल्स क्योंकि का साइज़ बड़ा है, एरिथ्रोसाइट्स का साइज़ बड़ा है, तो वो कैपिलरीज के अंदर ही रहते हैं। कैपिलरीज के अंदर रहेंगे तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब कैपिलरीज लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा तो रेड ब्लड सेल्स भी वहाँ पे नहीं है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, हमारे पास पेल टाइप हो जाएगा। फिर हमारे पास आगे चलते हैं, जस्ट एक स्क्रीनशॉट और बाकी डिफरेंसेस भी देख लेना। लिम्फ कैप सर्कुलेशन में हमारे पास किस तरीके से हो रही होती है। अब देखो ना, अब अल्लाह ताला ने किस तरीके से आपकी बॉडी बनाई हुई है। अब अगर ब्लड टिश्यूज़ में जमा होता ही रहे और कोई ऐसा सिस्टम ना हो जो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को दोबारा से बॉडी के सर्कुलेशन में उसको इंक्लूड करवाए, दोबारा से उसको लेके जाए, दोबारा से ऐड करवाए ब्लड वेसल्स में, तो वो फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो तो जमा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, फिर हमारे पास बल्ज बन जाएगा और बीमारियां हो सकती हैं ना। तो अल्लाह ताला ने कितने कोई परफेक्ट बॉडी आपकी बनाई हुई है कि उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी दोबारा से आपकी बॉडी में सर्कुलेट करवाने के लिए अल्लाह ताला ने लिम्फेटिक सिस्टम रखा हुआ। लिम्फेटिक सिस्टम में से क्या सबसे पहले क्या होता है हमारे पास जाता है लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज में हमारे पास क्या होते हैं, लिम्फ कैपिलरीज में एक लाइन लिखी हुई है जो कि बच्चे शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। उसमें लिम्फ कैपिलरी में लिखा हुआ है कि ये दे लैक अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपका यहाँ पे ना बना हुआ है लिम्फ कैपिलरीज का एक छोटा सा स्ट्रक्चर। हमारे पास बेसमेंट में जो सेल्स होते हैं ना उनमें एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब लिम्फ, ये हमारे पास लिम्फ कैपिलरीज हैं, यहाँ पे आप नोट करो, यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है या फिर तो कुछ जगह पे है ही नहीं। लेकिन जब यहाँ पे आप आ जाते हो तो यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास लिम्फ कैपिलरीज हैं दे लैक अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात जो लिखी हुई है लिम्फ कैपिलरीज के बारे में कि दे क्लोज्ड एंडेड ब्लाइंड होते हैं ये। अब ये देखो क्लोज एंडिंग ब्लाइंड, मैंने पहले भी समझाया था, क्लोज एंडिंग का वर्ड आपके पास 3-4 जगह बुक में आ चुका है। एक हमारे पास हमने पढ़ा था ना क्लोज, हमने अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा था, ये ब्लाइंड सैक है। हमने फ्लेम सेल्स में पढ़ा था कि वो ब्लाइंड होते हैं। तो ब्लाइंड का वर्ड या क्लोज एंडेड का वर्ड जहाँ पे भी आया इसका मतलब उसकी 2 ओपनिंग नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पे जो है हमारे पास, अब यहाँ पे 2 ओपनिंग है, एक से फ्लूइड आ रहा है और एक से जा रहा है, एक तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिर्फ जा रहा है,
या फिर तो यहाँ पे जो एंड है ये क्लोज है, इसलिए इसको कहते हैं ब्लाइंड। अब फ्लेम सेल्स में भी यही था, फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, फ्लेम सेल्स में भी इसी तरीके से था, अपेंडिक्स में भी इसी तरीके से था। अपेंडिक्स में हमारे पास क्या था, हमारे पास क्लोज थे, उसमें दो तरीके से नहीं था। ये देखो यहाँ पे अपेंडिक्स का स्ट्रक्चर व्यू किया हुआ है, क्लोज है, यहाँ से क्लोज है, फ्लूइड आ सकता है तो सिर्फ एक साइड से आ सकता है, ठीक है। तो ब्लाइंड का एंड या फिर तो क्लोज एंडेड का हम वर्ड यहाँ पे इस इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ब्लड कहाँ जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज के बाद लिम्फ वेसल्स में। लिम्फ वेसल्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है ना, लिम्फ कैपिलरीज हमारे पास सिमिलर होती हैं ब्लड कैपिलरीज में, लेकिन वो क्या होती हैं, ज़्यादा परमिएबल होती हैं। और लिम्फ वेसल्स सिमिलर होती हैं ब्लड वेन से, लेकिन उनके पास ज़्यादा वॉल्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा वॉल्स होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे पता होनी चाहिए कि लिम्फ आखिरकार मूव किस तरह करता है। हमने अभी डिस्कस किया ना कि लिम्फ में हमारे पास कोई पंप सिस्टम नहीं है, तो लिम्फ बॉडी में मूव किस तरीके से करेगा, तो डिफरेंट तरीके हैं। जो 3 मेन तरीके हैं वो होता है ब्रीदिंग मूवमेंट्स, जब आप ब्रीथ करते हो तो जिसकी वजह से उस मूवमेंट की वजह से, उस फोर्स की वजह से लिम्फ क्या करेगा, फ्लो करेगा। या फिर तो ये मूव करता है स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट की वजह से। स्केलेटल मसल में हमारे पास जैसे कि हमारे पास लेग में काफ मसल्स आ जाते हैं, काफ मसल्स को हम पेरी हार्ट भी कहते हैं, ठीक है, पेरी हार्ट। अब ये काफ मसल्स क्या करते हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से भी, इनकी कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से भी क्या करता है, हमारे पास लिम्फ है और जो जो हमारे पास लेग में जो वेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, मूव होती हैं, वो ऊपर की तरफ क्या होती हैं, ड्रिवन होती हैं। और तीसरा जो लिम्फ मूव करता है वो क्या करता है, मूवमेंट ऑफ द विसेरा की मदद से लिम्फ क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। अब लिम्फ वेसल्स के बाद जाएगा लिम्फ डक और उसके बाद जाएगा लिम्फ नोड में ब्लड। लिम्फ नोड में जो दो इंपॉर्टेंट जो बात आ जाती है वो यही आ जाती है कि लिम्फ नोड में आपके पास काफ़ी ज़्यादा 2 से 5 आपको हो सकता है हमारे पास एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हों, लेकिन एफेरेंट आपने याद रखना है लिम्फ नोड में सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, एफेरेंट एक ही होता है। और इसमें भी एक हीलियम ट्रायंगुलर शेप जो कि हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी डिस्कस की थी ना, कि एक 2 लंग्स की दरम्यान में एक हीलियम ट्रायंगुलर शेप स्पेस मौजूद होती है जहाँ पे हार्ट मौजूद होता है। तो हीलियम का मतलब होता है ट्रायंगुलर शेप, तो लिम्फ नोड्स में भी यही हीलियम मौजूद होता है। अच्छा, लिम्फ नोड में हमारे पास ये क्या करना होता है, इसने ब्लड को क्या करता है, लिम्फ को क्या करता है, फिल्टर करता है। यहाँ पे हमारे पास मैक्रोफेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे पास लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। कोई पैथोजन है उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। और ये रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये रिस्पॉन्स कौन सा है, ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं है। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है ये सारा का सारा, ठीक है, थर्ड लाइन डिफेंस में नहीं आता। उसके बाद हमारे पास लिम्फ नोड्स में जाएगा कलेक्टिंग डक में। कलेक्टिंग डक हमारे पास हो जाती है, इसको कहते हैं या फिर तो थोरेसिक डक भी कहेंगे इसको, या फिर तो इसको सब क्लेविन वैन भी कर देंगे। क्लेविन का वर्ड जो है ना, रेफर करते हैं कोई भी एरिया जो कि बीनीथ द कोलर बोन होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो लिम्फेटिक डक्स हैं, थोरेसिक डक हो गई और या फिर जो राइट लिम्फेटिक डक होगी, ये दोनों हमारे पास कोलर बोन के दरमियान नीचे है ना, तो इसको कह देते हैं सब क्लेविन। तो हमारे पास सब क्लेविन में एक जाती है लेफ्ट सब क्लेविन वेन, जिसको दूसरा नाम होता है थोरेसिक डक, जो कि लार्जेस्ट डक है लिम्फेटिक वेसल की, लिम्फेटिक सिस्टम की। और हमारे पास जाती है राइट लिम्फेटिक डक, जिसको दूसरा नाम हम क्या नाम देते हैं, राइट सब क्लेविन वेन की। हमारे पास जो लेफ्ट सब क्लेविन वेन है वो क्या है, ब्लड को कहाँ कहाँ से ड्रेन करती है, लोअर लिम्स हो गए, एब्डोमेन हो गया, लेफ्ट थॉरेक्स हो गया, हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हेड और नेक हो गया, ठीक है। और जबकि राइट लिम्फेटिक डक्ट वो हमारे पास कहाँ कहाँ से ब्लड को ड्रेन करती है, वो हमारे पास अपर लिम्ब हो गया, राइट अपर लिम्ब हो गया, राइट थॉरेक्स, राइट साइड ऑफ द हेड हो गई, नेक हो गई। और ये सारे के सारे जो वहाँ से ब्लड आता है वो कहाँ किस वेसल में जाता है, किस वेन में जाता है, राइट सब क्लेवियन वेन में। अच्छा, राइट सब क्लेवियन वेन के बाद कहाँ पे चला जाएगा, फिर जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास हम डिस्कस कर लेते हैं पीछे जाके दोबारा से लिम्फ ऑर्गन्स के बारे में, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। लिम्फॉइड ऑर्गन ना हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होते हैं हमारे पास प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें हमारे पास आ जाता है बोन और थाइमस, ठीक है, बोन कह रहा हूँ, बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो।
बोन मैरो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो वाले ऑर्गन्स जो कि इम्यून सिस्टम के सेल्स को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, लिम्फोसाइट्स को बनाएंगे, उनको क्या कह देंगे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। बोन मैरो भी ये काम होता है। बोन मैरो में हमारे पास 5 टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं ना। हमारे पास थाइमस में भी क्या होता है, थाइमस में हमने डिस्कस किया था कि 30 लिम्फोसाइट्स की मेचोरेशन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरे टाइप के आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारे पास लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, हमारे पास टॉन्सिल्स आ जाते हैं, हमारे पास एडिनॉइड आ जाते हैं, हमारे पास पेयर्स पैचेस आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे पास स्प्लीन आ जाता है। जिस स्प्लीन के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें स्प्लीन वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लिम्फ नोड्स के बारे में आपने लिखा होगा डिफरेंट डिजीज़ में सिम्टम्स पढ़े होंगे कि जैसे कि आपने HIV में पढ़ा था कि स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स इज़ द सिम्टम ऑफ HIV। तो लिम्फ नोड किन किन डिजीज़ में स्वेलन हो जाते हैं, HIV में, ट्यूबरकुलोसिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। अब स्प्लीन के बारे में उर्दू में जिसको तिल्ली कहते हैं, स्प्लीन के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें वो ये हैं। RBCs प्रोडक्शन। अच्छा, ये बात ना आपने याद रखनी है कि RBCs ना जब एक अडल्ट में ना, एक अडल्ट ह्यूमन में RBCs रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होगी रेड बोन मैरो में, ठीक है। रेड बोन मैरो में ऑफ द शॉर्ट बोन्स। और हमने मूवमेंट में भी डिस्कस किया था ना इसको, स्पोर्ट एंड मूवमेंट में रेड बोन मैरो हमने डिस्कस किया था, येलो बोन मैरो हमने डिस्कस किया था। तो रेड बोन मैरो में हमने डिस्कस किया था कि आज में RBCs वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनते हैं, और ये हमारे पास किन बोन्स में बनते हैं, शॉर्ट बोन्स ऑफ द बॉडी में। अडल्ट में RBCs की फॉर्मेशन होती है शॉर्ट बोन्स की रेड बोन मैरो में, और इनकी ब्रेक डाउन होती है स्प्लीन और लिवर की मदद से। लिवर क्या करता है, उसी रेड ब्लड सेल्स के 4 मंथ का उनका लाइफ साइकिल होता है ना, रेड ब्लड सेल्स का 4 मंथ के लाइफ साइकिल के बाद लिवर में जाते हैं। लिवर क्या कर देगा, उसके अंदर हीम ग्रुप को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और हीम ग्रुप के बाद वो कहा जाते हैं चले जाते हैं स्प्लीन के पास। स्प्लीन क्या कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। हमने बिलीरबिन के बारे में भी डिस्कस कर लिया था हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, अब RBCs इन द अडल्ट्स फॉर्म होंगे रेड बोन मैरो में ऑफ द शॉर्ट बोन्स, और डिस्ट्रॉय होंगे स्प्लीन और लिवर की मदद से। जबकि इन फीटस ना RBCs की फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन दोनों की दोनों लिवर और स्प्लीन की मदद से होती है इन द फीटस स्टेज, ठीक है। तो इसमें स्प्लीन का नाम आ जाता है हमारे पास RBCs प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन। इन अडल्ट स्प्लीन का काम होगा सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन, लेकिन इन फीटस इसका काम होगा प्रोडक्शन भी और डिस्ट्रक्शन भी। दूसरा ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, हमने डिस्कस किया था। और हमारे पास तीसरा ये स्टोर करता है ब्लड को। ये 350 सेंटीमीटर क्यूब के ना ब्लड को ये क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा होता है। और जब बॉडी को नीड होती है तो ये ब्लड क्या होता है, स्प्लीन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग इंजरी कोई ब्लड कट लग गया जिसके वजह ब्लड लॉस हो गया, तो स्प्लीन क्या कर देगा, उसको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम में ना अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस रखी हुई है। फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। हम सबको ना एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये पूरा का पूरा फ्लोशी चार्ट है, नॉलेज बैंक में आपके पास आ जाएगा। हमारे पास सबसे पहले होती है इनेट, एक होती है हमारे पास अडॉप्टेटिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और अडॉप्टेटिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस दोनों आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारी बॉडी क्या करती है, पैथोजेंस को या फिर तो जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको अपनी बॉडी के अंदर इंटर होने ही नहीं देती। उससे क्या करती है, रोकती है कि भाई वो इंटर हो ही ना। और ये कहाँ पे आ जाते हैं, फिजिकल बैरियर्स में आ जाते हैं। जैसे कि स्किन के बारे में हमने डिस्कस किया है कि स्किन हमारे पास 2 लेयर्स में हमारे पास डिवाइड होती है ना, एपिडर्मिस और हमारे पास डर्मिस। एपिडर्मिस जो कि सुपरफिशियल लेयर है, और एपिडर्मिस के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, डेड कैरेटिनाइड सेल्स होते हैं, ठीक है। जो डेड सेल्स होते हैं ना हमारे पास एपिडर्मिस के ऊपर, जो स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं।
फिर हमारे पास आ जाती है डर्मिस। अच्छा, अब एपिडर्मिस के ऊपर जो डेड सेल्स हैं ना, वो डेड सेल्स हैं। अब वो डेड सेल ही पैथोजेंस को जो आपकी सरफेस पे होती हैं उनको एंटर नहीं होने देते। लेकिन अब फर्ज करो स्किन के अंदर एपिडर्मिस को पैथोजन ने क्रॉस कर लिया है। अब ड्यू टू दिस सम काइंड ऑफ कट, कोई कट लगा पैथोजन ने हमारे पास एपिडर्मिस को क्रॉस कर लिया। अब हमारे पास आ जाती है डर्मिस। डर्मिस की लेयर हमारे पास इनर लेयर है जो कि जिसमें ग्लैंड्स होते हैं, फॉलिकल्स होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, हमारे पास नर्व्स एंडिंग्स होंगी। अब ग्लैंड्स में हमारे पास स्पेशियस ग्लैंड भी आ जाते हैं हमारे पास, और स्वेट ग्लैंड भी आ जाता है। हमने जब डिस्कस कर रहे थे हम आई थिंक केमिकल कोऑर्डिनेशन में, तो स्वेट ग्लैंड में हमने डिस्कस किया था कि स्वेट ग्लैंड में हमारे पास नेचुरल एंटीबायोटिक्स मौजूद होती हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे पास स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन में मौजूद होता है, स्वेट में मौजूद होता है। अब वो स्वेट जब रिलीज़ होता है आपकी बॉडी को ना सिर्फ कूलिंग इफेक्ट वो प्रोवाइड करता है, बल्कि वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म भी डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्ट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है लाइक फॉलिकल्स। हम फॉलिकल कह रहा हूँ, हमारे पास हेयर्स आ गए, हमारे पास म्यूकस आ गए, हमारे पास सीलिया सेल्स आ गए, जो कि क्या करते हैं उस जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, हमारे पास पैथोजेंस हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उसको बॉडी के अंदर इंटर होने ही नहीं देते। ठीक है, ये था हमारे पास सारा का सारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि बॉडी में पैथोजन इंटर होने ही नहीं देगा। अब फर्स्ट कर लो बॉडी में इंटर हो गया पैथोजन, फिर हमारे पास एक्टिव हो जाती है सेकंड लाइन ऑफ हमारी डिफेंस, जो कि अगेन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होती है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास 4 मेन काम होते हैं, जो कि स्टेप वाइज अभी हम डिस्कस करते हैं चारों मेन काम को। अभी हम इस फ्लोशी चार्ट पे दोबारा से आते हैं। सबसे पहले हाँ, अगर पैथोजन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ गया है, बॉडी के अंदर इंटर हो गया, तो सबसे पहले बॉडी अपनी फैगोसाइटिक सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करती है। फैगोसाइटिक सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स को। फैगोसाइटिक सेल्स हमारे पास जो फैगोसाइटोसिस करवाएं। फैगोसाइटोसिस क्या हो गई, जो इन्वेडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इंगल्फ करना, उनको खा जाना, वो वाले जो सेल्स होंगे उनको क्या कहेंगे, फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स हमारे पास हमारे बॉडी में 2 हैं, एक है मैक्रोफेजेस हैं, एक हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं। मैक्रोफेजेस जो पहले बनती हैं वो क्या होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं। मोनोसाइट्स कहाँ पे बनते हैं, हमारे पास बोन मैरो में। उसके बाद ये कुछ एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट होते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है और वहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं, उसको हम कह देते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस लंग्स में, जैसे कि लिवर में, स्प्लीन में हमने डिस्कस किया अभी हमने, लिम्फॉइड सिस्टम में, लिम्फ सिस्टम में, और किडनीज़ में और लिम्फ नोड्स में। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे होते हैं, मोनोसाइट इन द फॉर्म ऑफ मैच्योर या मैक्रोफेजेस में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब मैक्रोफेजेस ना हमारे पास कुछ और प्रोटीन्स को भी सिक्रीट करते हैं। फैगोसाइटोसिस तो करते हैं, लेकिन और प्रोटीन को भी सिक्रीट करते हैं, जिनको हम जैसे कि हम नाम दे दिया था इंटरल्यूकिन का। इंटरल्यूकिन जो 1 है ना, वो सिक्रीट होता है मैक्रोफेजेस से। मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 1 को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। इंटरल्यूकिन 1 क्या करेगा, बॉडी को कहेगा भाई, हाइपोथैलेमस पे जाएगा और बॉडी को कहेगा भाई टेम्परेचर इंक्रीज करो, फीवर करवाओ। ठीक, अब दूसरे फैगोसाइटिक सेल्स आ जाते हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स अगेन इसकी जो इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस की थी, ये मूव किस तरह होते हैं, लाइक अमीबा और सीडोपोडिया मूवमेंट होती है इनकी, न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स हमारे पास एंजाइम लाइसोमल एंजाइम्स को क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, जो कि किल करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और इन्फ्लेमेशन करवाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स जैसे कि ये तो हमारे पास मैक्रोफेजेस की डायग्राम है। नेचुरल किलर सेल्स जैसे ये वाले नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स ये हमारे पास टाइप होती हैं टी लिम्फोसाइट्स की, जो कि होते हैं हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है, अच्छा, अब ये नेचुरल किलर सेल्स के बारे में एक बात जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है कि नेचुरल किलर सेल्स ना डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को अटैक नहीं करते। वो क्या करते हैं कि उन्होंने जिस ह्यूमन सेल पे अटैक किया है वो उस सेल पे जाके अटैक करेंगे। जैसे कि कैंसरस सेल्स में चले जाएंगे, वो अटैक करेंगे,
या फिर तो उस सेल में जाएंगे जिस सेल में वायरस ने अटैक कर दिया, और ये सेल्स क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं परफोरेंस को। परफोरेंस क्या करेगा, परफोरेंस ये केमिकल्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, हमारे पास है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, और ये हमारे पास वो होस्ट सेल्स है जिसको हमने अपोप्टोसिस करवानी है, जिसको हमने किल करना है। अब नेचुरल किलर सेल्स क्या करेंगे, कुछ केमिकल को रिलीज़ करेंगे, उस केमिकल का नाम देते हैं हम परफोरेंस को। परफोरेंस जाके इस सेल में, जिस सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है उस सेल में जाके होल्स को क्रिएट करेंगे। अब होल्स क्रिएट हो गए तो कुछ एंजाइम्स जिनको कहते हैं ग्रैंजाइम्स का, ग्रैंजाइम्स क्या होंगे, इंटर होंगे इस सेल्स के अंदर, और इसको क्या कराएंगे, अपोप्टोसिस करवाएंगे, इसको क्या करेंगे, किल करेंगे। ठीक हो गया। ये था हमारे पास पहला स्टेप जो हमारी बॉडी करती है। हमारी बॉडी एक्टिवेट कर देगी फैगोसाइटिक सेल्स को, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, मैक्रोफेजेस हैं और न्यूट्रोफिल्स हैं, और दूसरे एक्टिवेट कर देगी नेचुरल किलर सेल्स को। ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम ये करती है एक्टिवेट अपनी हमारी बॉडी का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमारे पास 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आ जाती हैं। ये 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं लिवर से, ठीक है, और ये ब्लड में सर्कुलेट कर रही होती हैं इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में हम इसको कहते हैं कि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी, दूसरी तीसरी को, फिर ऐसे ऐसा चेन चलेगी। जैसे हमने एंजाइम सिस्टम में पढ़ा था ना, एंजाइम्स में, कि चेन ऑफ रिएक्शन, इसी तरीके से यहाँ पर 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, स्मॉल प्रोटीन्स, जो कि लिवर से प्रोड्यूस हुई हैं। तो एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी, दूसरी तीसरी, फिर ऐसे चेन चलेगी। जैसे ब्लड क्लॉटिंग में भी हमने डिस्कस किया था ना, ब्लड क्लॉटिंग में हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। एक क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को सिंथेसाइज एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरा, फिर ऐसे चेन चलती। इसी मदद से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, दूसरी तीसरी को, और इस तरीके से चेन चलेगी, और हमारी बॉडी में आखिर में जाके क्या हो जाएगा, एक कोई ना कोई एक इम्यून रिस्पॉन्स उस पैथोजन के अलावा, पैथोजन के खिलाफ क्या होगा, स्टार्ट होगा। दूसरा हमारी बॉडी एक्टिवेट करती है इंटरफेरॉन्स को। इंटरफेरॉन्स हमारे पास एक क्लास ऑफ प्रोटीन्स है जिसको जो कि आ जाती है हमारे पास साइटोकिन्स में। ये हमारे पास क्या करती हैं, ये हमारे पास जो होते हैं ना इन्फेक्टेड सेल्स, अगर यहाँ पे मौजूद हो, नहीं, अच्छा यहाँ पे मैं चल के समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल इस सेल में हमारे पास अटैक हुआ है, वायरस ने आके इस सेल में जाके क्या किया, अटैक किया। अब ये सेल क्या करेगा, इन्फेक्टेड है ना, ये हमारे पास कुछ प्रोटीन्स को रिलीज़ करता है। उन प्रोटीन हमारे पास क्लास आ जाती हैं साइटोकिन्स की। ये हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं इंटरफेरॉन्स, इसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में IFNS। ये इंटरफेरॉन्स के 3 काम हो गए। ये क्या करेगी, नेबरिंग इन अनइफेक्टेड सेल्स, वो वाले सेल पे पहले जाएगी जिस सेल पे इस वायरस ने अटैक नहीं किया, और इस इन्फेक्टेड सेल पे जाएगी और उसको कहेगी अपना RNA को ख़त्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, और अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस को कम कर दो इस सेल के बाद, ताकि अगर ये वायरस इस सेल पे भी जाए तो इस सेल पे RNA तो हो ही ना, RNA होगा नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस हो चुकी होगी, तो इस सेल को जो है हमारे पास इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा ये जाता है, इंटरफेरॉन्स जाएंगे दूसरे सेल में जिस सेल पे वायरस ने अटैक कर दिया, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल्स, और इस सेल को कहेंगे भाई अपोप्टोसिस करो, डाई हो जाओ, ख़त्म हो जाओ, ताकि ये इन्फेक्शन जो है वो कॉज ना हो सके। और तीसरा ये काम करेगा, इम्यून सेल्स पे जाएगा और इम्यून सेल्स को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा कि बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो गया। तो ये हमारे पास होता है हमारी बॉडी का सबसे पहला काम, कि पहला काम क्या करता है, वो इन सब को एक्टिवेट करता है। इंटरफेरॉन्स को रिलीज करवाएगा इन्फेक्टेड सेल्स में, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को एक्टिवेट करवाएगा, हमारे पास न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करेगा, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करेगा, फैगोसाइटिक सेल्स जो कि मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा। अच्छा, अब फिर हमारी बॉडी क्या काम करती है, दूसरा काम हमारी बॉडी करवाती है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन वो जो हार्मोन हमने जो केमिकल सिग्नल जो हमने रिलीज़ किए थे वो क्या थे, हिस्टामिन जो है रिलीज़ होंगे। हिस्टामिन क्या करेंगे, ब्लड वेसल पे जाएंगे, उनको क्या करेंगे भाई, डायलेट हो, वो डायलेट होंगी, जिसकी वजह से ब्लड क्या होगा, लीक होगा। ब्लड लीकेज की वजह से वो जो इन्फेक्टेड एरिया है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेट हो जाएगा, वो उसमें कोई एक बल्ज बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास हीट उसकी, अब जब ज़्यादा वहाँ पे ब्लड है, ज़्यादा वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी,
हीट प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पे ब्लड भी है तो रेडनेस भी हो जाएगी, और स्वेलिंग तो वैसे ही होगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। तो पहला फिर हमारी बॉडी क्या करती है, इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। फिर हमारी बॉडी करती है, क्या करती है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर देती है। टेम्परेचर किस तरीके से इंक्रीज करती है, हमारे पास जो पैथोजेंस होते हैं वो केमिकल्स रिलीज करते हैं, कौन से होते हैं, पायरोजेंस, ठीक है। पायरोजेंस ये इसको कहते हैं एक्सोजीनियस पायरोजेंस। अब ये एक्सोजीनियस पायरोजन क्या जाएंगे, हमारे पास हाइपोथैलेमस हो जाएंगे। हाइपोथैलेमस को कहते हैं कि भाई अपना जो टेम्परेचर सेट पॉइंट है उसको इंक्रीज़ करो। वो क्या कर देंगे, इस सेट टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। इस सेट टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे पास हमारा जो बॉडी है वो रिलीज़ करता है एंडोजीनियस पायरोजेंस को, ठीक है। पहले हमारे पास रिलीज होंगे एक्सोजीनियस पायरोजेंस। एक्सोजीनियस पायरोजन हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसकी वजह से हमारे पास एंडोजीनियस पायरोजन रिलीज होंगे जो हमारी बॉडी खुद रिलीज करेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब फीवर होता क्यों है, बेसिकली होता क्या है, ये एंडोजीनियस जो पायरोजन है ना जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, ये ब्लड में आयरन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देंगे। आयरन की एमसीक्यूज आ सकता है कि ये एंडोजीनियस पायरोजन ब्लड में आयरन की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब बैक्टीरिया या पैथोजेंस जो है ना, जब वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना तो उसको ज़्यादा आयरन चाहिए होता है अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। अब आयरन जब ब्लड में कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू दी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जिस फीवर की वजह से, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो है वो अपने उस हिसाब से मेटाबॉलिक रिएक्शंस को नहीं चला पाएंगे, स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाएगी, वो स्लो डाउन हो जाएंगे ना उनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और हमारी बॉडी को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कि उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ को बनाया जा सके, ठीक। अब यहाँ तक जो काम आ जाता है ना सारा का सारा, यहाँ पे सारा का सारा जो बॉडी हमारे पास यहाँ तक पहुँच गई है कि उसको अपना थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या करना पड़ रहा है, एक्टिवेट करना पड़ रहा है। अब हमारे ये सारे का सारा जो काम खत्म हो जाता है ना, फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उस पैथोजन के खिलाफ एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को, स्पेसिफिक डिफेंसेस को एक्टिवेट करती है। मतलब कि पहले तो था ना, हर बैक्टीरिया के लिए चाहे जो भी पैथोजन रिलीज होगा फीवर होगा, नॉन स्पेसिफिक, लेकिन अब एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ही खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी, जो हमारे पास क्या आ जाती हैं, अडॉप्टेटिव। ये हमारे पास आ जाती हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास एक्टिव है, पैसिव है। एक्टिव पैसिव तो ये हमारे पास इम्यूनिटी है, या इसको हम आखिर में जाकर डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के आ जाते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में ना, दो टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस। एक आ जाते हैं हमारे पास ह्यूमोरल जो कि बीटा सेल्स, और हमारे पास आ जाते हैं सेल मीडिएटेड। बीटा सेल्स में और टी सेल्स में हमारे पास वही डिफरेंस है ना, थाइमस टी सेल्स को मैच्योर करता है, अभी हमने डिस्कस किया। बर्सा और फेब्रिसा बी सेल्स, क्योंकि यहाँ से डिस्कवर हुए थे पहले तो इसलिए उसका नाम पड़ गया बी सेल्स। ये हमारे पास थाइमस क्या करेगा, या टी सेल्स सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स को क्या करता है, एक्टिवेट करवाता है, जबकि बी सेल्स हमारे पास सेल ह्यूमोरल रिस्पॉन्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, या उसको क्या करता है, स्टार्ट करवाता है। अच्छा, टी सेल्स के बारे में ना एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आई थिंक फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 5 में लिखी हुई है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रही है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ठीक है, ये हमारे पास किसकी वजह से होती है, ये हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज ड्यू टू दी टी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में हमारे पास जो बी सेल्स होते हैं वो दो तरह के सेल्स को रिलीज करते हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं प्लाज्मा बीटा सेल्स, एक हमारे पास आ जाते हैं क्लोन बी सेल्स। क्लोन बी सेल्स क्या करेंगे, मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस कराएंगे, जबकि प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करेंगे। एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करने में जो हमारे पास अभी हम पीछे चलते हैं दोबारा से, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए। एंटीजन का सिनोनिम होता है इम्यूनोजन, जबकि एंटीबॉडी का सिनोनिम होता है इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, जिसको हम आई कैपिटल जी स्मॉल इस तरह लिखते हैं। इम्यूनोग्लोबिन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है हमें नहीं पता नहीं चाहिए, बट दो तीन इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एम, हाँ जी, एक मिनट जी आ जाएगा, हाँ। जी जो है हमारे पास वो वाला वाहिद इम्यूनोग्लोबिन है जो कि पास कर सकता है प्लेसेंटा को,
ठीक है, ये आपने बात याद रखनी। ये वो वाहिद जो इम्यूनोग्लोबिन है जो कि क्या है, मोस्ट अबंडेंट है। ये आपने पहली बात याद रखनी। इम्यूनोग्लोबिन ए के बारे में जो बात आपने याद रखनी है वो हमने जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्कस की थी। ये हमारे पास स्लाइवा में मौजूद होता है, ये हमारे पास म्यूकस में मौजूद होता है, ये हमारे पास टीयर्स में मौजूद होता है, आंसुओं में, ये हमारे पास मिल्क में मौजूद होता है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन ए के बारे में ये सारी की सारी बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, पीछे चलते हैं दोबारा से यहाँ पे। सो एंटीबॉडीज़ हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन से ही मिलके बनी होती हैं। ठीक है, जबकि एंटीजन हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, यूजली प्रोटीन्स ही होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है एपिटॉप का। एपिटॉप क्या होती हैं? ये हमारे पास जो एंटीजन होती है ना, इसके ऊपर छोटा सा हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं एपिटॉप, जिसके साथ हमारे पास ये इम्यूनोग्लोबिन अटैच होता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन हमारे पास एपिटॉप के साथ अटैच होता है। दूसरी लास्ट इंफॉर्मेशन बात जो ये है कि ऑल एंटीबॉडीज़ आर इम्यूनोग्लोबिन, बट नॉट ऑल इम्यूनोग्लोबिन आर एंटीबॉडीज़। मतलब कि सारी की सारी एंटीबॉडीज़ तो इम्यूनोग्लोबिन हैं, लेकिन सारे के सारे इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ नहीं है। इसके क्या मतलब हो गया भाई? क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन ना सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इम्यून सिस्टम में काम नहीं कर रहे होते। ये कुछ होते हैं जो सेल्स की मेम्ब्रेन में भी मौजूद होंगे, कुछ जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स पे काम ही नहीं कर रहे होते, वो कोई और काम कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम पर ही काम जो नहीं कर रहा, तो उसको तो हम एंटीबॉडी नहीं कहेंगे ना, क्योंकि एंटीबॉडी तो सिर्फ वो है जो पैथोजन को किल करे। ठीक है, तो सारी की सारी एंटीबॉडीज़ तो इम्यूनोग्लोबिन है, लेकिन सारे के सारे इम्यूनोग्लोबिन हमारे पास एंटीबॉडीज़ नहीं है, क्योंकि कुछ इम्यूनोग्लोबिन का हमारे पास डिफरेंट फंक्शन भी होता है। ये हमारे पास आ गया इम्यूनोग्लोबिन के बारे में, एंटीजन के बारे में दो इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं टी सेल्स। टी सेल्स में हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट बातें, जो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो आपने याद रखनी। हमारे पास हेल्पर टी सेल्स, जिसके ऊपर हमने लिखा हुआ है हेपेटाइटिस HIV में हमने डिस्कस किया था। इसका जो सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होता है? CD4 रिसेप्टर्स। साइटोटॉक्सिक सेल्स CD8, और सुप्रेसर टी सेल्स जो होते हैं हमारे पास, इसमें क्या होता है? रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं। अच्छा, हेल्पर टी सेल्स का क्या क्या काम होता है? ये एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेजेस को, क्या डिस्ट्रॉय करे पैथोजेंस को। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा? अपोप्टोसिस करवाता है। और जब सारे के सारे इम्यून सिस्टम हो गया है, काम हो गया है, पैथोजन किल हो गया है, तो हमारे पास सुप्रेसर टी सेल्स रिलीज होते हैं। सुप्रेसर टी सेल्स क्या करेंगे? वो इम्यूनो जो ये सारे के सारे रिएक्शन को क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे कि रुक जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी इस बॉडी की एनर्जी लग रही है। इसके अलावा हमारे पास मेमोरी टी सेल्स भी होते हैं। वो मेमोरी टी सेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये तीन टी सेल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है भाई, इसके रिसेप्टर्स CD4 हमारे पास है रिसेप्टर टी हेल्पर टी सेल्स का, CD8 हमारे पास है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ फिर हमारे पे बॉडी क्या कर देगी? रिलीज़ करेगी। अब वो एंटीबॉडीज़ किस तरीके से रिलीज़ करती है वो तो लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो होता है ना, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। आगे चलते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, बल्कि पीछे जाना पड़ेगा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास मोनोसाइट का भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, मोनोसाइट का भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है। मोनोसाइट क्या करते हैं? मोनोसाइट ड्यूरिंग द फैगोसाइटोसिस ना, जब मोनोसाइट में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में वो पैथोजन को क्या कर दिया है? इंगल्फ कर लिया है, फैगोसाइटोसिस कर ली है उसकी। फैगोसाइटोसिस करने के बाद, इंगल्फ करने के बाद, वो उस बैक्टीरिया के, उस पैथोजन के जो होते हैं ना एंटीजन्स, वो अपने ऊपर डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, अपने ऊपर वो क्या कर लेते हैं? डिस्प्ले कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाकी सेल्स को पता लगेगा कि भाई ये बैक्टीरिया आया था जिसने हमारी बॉडी को इन्फेक्शन कॉज करनी थी, तो ये एंटीजन है उसके, ये अपने आप को देख लो, इसको समझ लो, ताकि दोबारा से ये बैक्टीरिया आए या दोबारा से जैसे ही तुम्हारे पास इस तरह का तुम्हें सेल एंटीजन मिले तो उसके खिलाफ क्या करो? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, उसके खिलाफ अर्जेंट क्या करो? रिएक्शन शो करो। ठीक है, अब दूसरा मोनोसाइट का जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में काम होता है ना, जो मोनोसाइट को हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्लूड करते हैं, वो ये रीज़न होती है कि हमारे पास मोनोसाइट में हमने डिस्कस किया था ना कि वो केमिकल भी रिलीज़ करते हैं, इंटरल्यूकिन। ये इंटरल्यूकिन क्या करता है? टी सेल्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। टी सेल्स फिर हमारे पास रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 फिर हमारे पास एक्टिवेट करता है बीटा सेल्स को, बी सेल्स को, और बीटा सेल्स फिर हमारे पास
प्लाज्मा क्लोन सेल्स के पास जाते हैं। प्लाज्मा क्लोन सेल क्या करते हैं, फिर हमारे पास एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे, और जब एक्शन सारा का ख़त्म हो जाएगा फिर हमारे पास क्लोन सेल्स आएंगे, क्लोन बी सेल्स, जो कि मेमोरी सेल्स के तौर पर काम करेंगे। तो ये था हमारे पास सारा का सारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और जितनी ज़्यादा लिखी जाए उतनी ज़्यादा ही कम है। हमारे पास हिस्टो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमारे पास एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स क्या होते हैं, हमारे पास सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास की जा सकती है इसमें, बट इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, क्योंकि वैसे भी हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा कर ली हैं जो कि नहीं थी, सिर्फ हमारे पीटीबी की बुक में भी नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे इम्यूनिटी जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, ए लेवल्स की बुक से लिया है। इम्यूनिटी हमारे पास दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी हमारे पास नेचुरल, अगर हो किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई इम्यूनिटी डेवलप्ड हो, वो हमारे पास हो जाएगी नेचुरल, या कोई इंजेक्शन की वजह से कोई इम्यूनिटी हमारी बॉडी के पास आए, उस हो जाएगी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में जैसे कि हमारे पास जो मिल्क हमने डिस्कस किया था ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ब्रेस्ट के बारे में, ब्रेस्ट में हमारे पास एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होती हैं, ठीक है, याद करो वहाँ पे। अब वहाँ पे मिल्क में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, अब ब्रेस्ट का जो मिल्क होता है उसको हमने कोलेस्ट्रम कहा था ना। कोलेस्ट्रम क्यों कहा था, क्योंकि उसके मिल्क में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैसीन मिल्क प्रोटीन नहीं थी, उसमें एंटीबॉडीज़ भी थी, हमारे पास कुछ विटामिन भी थे, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी थे, इसलिए हमने उसको ब्रेस्ट के मिल्क को क्या नाम दे दिया था, कोलेस्ट्रम का, ठीक है। अच्छा, कोलेस्ट्रम का अब बात कर ही रहे हैं, तो हमारे स्टमक में इन द टाइम ऑफ जब एक बच्चा नया होता है, 1 साल के छोटे बच्चे या जो छोटा छोटा बच्चा होता है, उसके जो स्टमक में कौन सा एक एंजाइम रिलीज होता है, रेनिन। रेनिन में हमने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें डबल एन है, ये क्या करता है, उसी कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इसकी वजह से जो इम्यूनिटी है वो आ जाएगी हमारे पास नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, जबकि कोई इंजेक्शन की वजह से या एंटी टॉक्सिन की वजह से या एंटीबॉडीज़ की इंजेक्शन की वजह से इम्यूनिटी है वो क्या आ जाएगी, पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो कि सस्टेन हो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से, आर्टिफिशियल जो हम खुद करवाएं, जैसे कि हमारे पास गेन हो वैक्सीनेशन की वजह से या एंटीबॉडीज़ की इंजेक्शन की वजह से। वैक्सीनेशन, हमारे पास वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, हम डेड सेल्स या डेड पैथोजेंस को ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, या फिर तो कोई एंटीजेंस को ही बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि एंटीजेंस ही मेन काम है ना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ रिएक्शन शो करती है। एंटीजन सरफेस पे मौजूद होते हैं, सरफेस पे जो चीज़ें मौजूद होती हैं, जो दरवाजे मौजूद होते हैं, उसकी वजह से ही बॉडी रिकग्नाइज करती है ना कि ये क्या हमारी बॉडी का अपना सेल है या फिर तो ये कोई और सेल है। हमने RH इनकम्पेबिलिटी में भी इसको डिस्कस किया था कि किस तरीके से RH नेगेटिव ब्लड, RH पॉजिटिव ब्लड है। इसमें हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी डिस्कस किया था किस तरीके से ब्लड ग्रुप A जो है वो सिर्फ ब्लड ग्रुप A% को दिया जा सकता है, ठीक है, वो ब्लड ग्रुप B% को नहीं दिया जा सकता। सिर्फ तो नहीं, ब्लड ग्रुप B% को हम देंगे तो क्या होता है, ब्लड ग्रुप जो हमारे पास ब्लड ग्रुप A है उसके ऊपर जो एंटीजन मौजूद हैं वो ब्लड ग्रुप A के हैं, जबकि जो रेसिपिएंट है उसमें जो ब्लड है उसमें वो ब्लड जानता है ही सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप B के एंटीजन्स को, तो एंटीजन्स को क्या करता है, रिकग्नाइज करता है। तो वैक्सीनेशन में यही एंटीजन्स इसी तरीके से पैथोजन डेड सेल्स क्या होते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी से, और वो क्योंकि डेड होते हैं या फिर तो वीक होते हैं तो बॉडी में इन्फेक्शन तो कॉज नहीं करते, लेकिन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप्ड हो जाती है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ क्या हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में, पैसिव इम्यूनिटी में नहीं होता। ये प्रोटेक्शन हमारे पास परमानेंट होती है सिर्फ एक्टिव में और टेम्परेरी होती है हमारे पास पैसिव में। सो दिस वाज द इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई चीज़ नहीं क्लियर, यू कैन जस्ट आस्क इन द आस्क सेक्शन या फिर तो DM आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, मज़े करो, और इंशाल्लाह ताला आप सब लोग वाइट कोट में बहुत अच्छे लगोगे।